के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस एपिसोड में हम वापस आएंगे उस किताब पर, उस किताबों की एक श्रृंखला पर जिसे बीबीसी के एक जमाने के समाचार संपादक, हिस्टोरियन, गांधीयन मधुकर उपाध्याय ने लिखी है। जी हाँ, बात कर रहे हैं उसी किताब के भाग 2 की, जिसका नाम बापू है और जो 7 खंडों में विभाजित है। इस कड़ी में हमने देखा किस तरह डरबन से प्रिटोरिया आते समय महात्मा गांधी के साथ वो अभूतपूर्व घटना होती है, मोहनदास के साथ वो अभूतपूर्व घटना होती है, जिसने ब्रिटिश दासता के खिलाफ, चाहे वो साउथ अफ्रीका रहा हो या फिर साउथ अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग आजादी का ऐलान करना हो। जी हाँ, हमने देखा किस तरह उन्हें फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ होने के बावजूद रेलवे के ऑफिसर धक्के देकर ट्रेन से वापस उतार देते हैं स्टेशन पर, उनका सामान फेंक देते हैं। और यही घटना इतिहास में दर्ज है। एक और अभूतपूर्व घटना हुई है। जब मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया तो मैंने इस घटना का वर्णन लिखा। बमुश्किल 3 या 4 लाइनें लिखी होंगी, लेकिन ये किस तरह हुआ कि जिन 2-3 लाइनों में मैंने इस रेसिस्ट घटना का उल्लेख किया है जो महात्मा गांधी के साथ हुई थी सेंट पीटर मार्टिन्सबर्ग स्टेशन पर, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है, उस पर लकीर खींच दी गई है, ऐसे कि जैसे यूट्यूब का ये मानना हो कि वो किसी का बचाव कर रही है या ऐसी घटना मोहनदास करमचंद के गांधी के साथ हुई है। जहां तक मेरे अन्वेषक जर्नलिज्म का सवाल है, मैं तो यही मान रहा हूं कि ये 3-4 लाइनें यूट्यूब के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने या जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक ऑफ की है। कैसे हुई हैं इसकी जड़ में मैंने सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछा है, जिसका जवाब हमें नहीं मिला। यूट्यूब ने अगर ये नहीं किया है तो उसको जवाब देना चाहिए था कि उसने नहीं किया है। खैर, हम आते हैं अगले के पाठ पर, जिसमें है दादा अब्दुल्ला का मुकदमा। अप्रैल-मई के महीने में प्रिटोरिया की ठंड का हाल कोई प्रिटोरिया वासियों से पूछे। ट्रांसवाल की राजधानी ही क्यों, पूरे इलाके में इस कड़ाके की सर्द पड़ती है कि कोई बेघर हो तो ईश्वर के घर ही शरण मिले, बीच का कोई रास्ता नहीं। गनीमत है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों और उनके अफ्रीकी बोअर वंशजों के बीच इस क्षेत्र में इतना अपनापा और समृद्धि है कि सबके सर पर कच्ची पक्की छत है। ये ऊंचाई वाला प्रदेश है और जितना ऊपर चढ़ते जाएं हाल खराब होता जाता है। दिन किसी तरह निकल जाए, लेकिन रात की ठंड में बदन से ज्यादा मन कांप जाता है, जिसका अनुभव मोहनदास को पीटर मार्टिन्सबर्ग में हो चुका था। सेठ दादा अब्दुल्ला ने इस बाबत समुचित हिदायतें देते हुए सर्द हवाओं से बचने को कहा था। गर्म कपड़े रखने की सलाह दी थी, लेकिन ठंड पर वो हिदायतें बेअसर थी। उनका ये आश्वासन भी खाली चला गया कि प्रिटोरिया में उसे रहने की समस्या नहीं होगी। मोहनदास की पहली प्राथमिकता जगह तलाश करने की थी कि रात कट जाए। अब्दुल्ला ने अपनी ओर से इंतजाम कर दिया था। वकील को चिट्ठी भेजी थी, पर एक ट्रेन छूटने की वजह से सब गड़बड़ हो गया। उसे शनिवार को पहुंचना था, लेकिन पहुंच नहीं सका। वकील ने पहले के तय कार्यक्रम के मुताबिक उस रोज 2 लोग स्टेशन भेजे, जो खाली हाथ लौट आए। इतवार को जब मोहनदास ट्रेन से उतरा, वहां वकील का कोई आदमी नहीं था।
प्रिटोरिया में लोग इतवार को काम करना पसंद नहीं करते। सवाल ये था कि एक नए और अनजान शहर में रहने की जगह कहाँ मिलेगी। स्टैंडर्टन का किस्सा उसे याद था। मैनेजर ने कमरा होते हुए भी हाथ जोड़ लिए थे, होटल में ठहरने नहीं दिया। सेठ अब्दुल लगनी की बात याद आई कि ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों के साथ ऐसे वाकये होते रहते हैं। कोई होटल कुली को कमरा नहीं देता, भले वो बैरिस्टर ही और भाड़ा चुकाने की स्थिति में हो। अपने हाल पर दूसरे हिंदुस्तानियों की हंसी याद आई, जिन्होंने दुखों को अपनी नियति मान लिया था। उनकी बात दिमाग में चक्कर काटती रही। ट्रांसवाल अलग है, नटाल जैसा नहीं है। प्रिटोरिया में ट्रेन से ज्यादा लोग नहीं उतरे, भीड़ नहीं थी। प्लेटफॉर्म के बीच में एक जगह लकड़ी का गेट था, जहां हल्की बत्ती जल रही थी। बाहर निकलने के उस दरवाजे पर लोग कतार लगाकर खड़े थे। मोहनदास जाकर सबसे पीछे खड़ा हो गया। सोचा जब सब लोग चले जाएंगे और टिकट कलेक्टर के पास फुर्सत होगी, उससे किसी होटल का पता पूछ लेगा, अन्यथा दूसरा विकल्प तो था ही, रात प्लेटफॉर्म पर काट दे। रेल कर्मचारी भला आदमी था, लेकिन शहर के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। कुछ समय पहले उसका तबादला हुआ था। एक और आदमी उससे थोड़ा हटकर खड़ा था। बातचीत सुनकर गेट के पास आ गया। घबराइए मत, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको एक छोटे होटल तक ले जा सकता हूँ। उसका मालिक अमरीकी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत मुमकिन है वहां आपको कमरा मिल जाए, उसने कहा। धन्यवाद, मोहन ने जवाब दिया, लेकिन पिछली घटनाओं की वजह से उसे मदद के प्रस्ताव पर एकदम यकीन नहीं हुआ। लगा वैसा ही कोई अनुभव दोबारा ना हो जाए। आशंकाओं ने घेर लिया, पर दूसरा चारा भी क्या था। उसने एक पल में सैकड़ों बार विचार करके सहमति जता दी। जॉन्स्टन फैमिली होटल में एक रात के लिए जगह मिली, पर कई शर्तों के साथ। वो अन्य मेहमानों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाएगा। खाना कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। कमरे से बाहर बहुत जरूरी होने पर ही निकलेगा। वजह साफ थी, जॉन्स्टन नहीं चाहता था कि दूसरे मेहमान होटल छोड़कर चले जाएं, धंधा चौपट हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मिस्टर गांधी कि मेरे मन में काले गोरे का भेद नहीं है, लेकिन मेरे सारे ग्राहक गोरे हैं। हो सकता है वे इसे अच्छा ना माने, नाराज हो जाए। जॉन्स्टन ने सफाई दी। थैंक यू मिस्टर जॉन्स्टन, आप मुझे एक रात टिकने दे रहे हैं, यही काफी है। खाना मैं कमरे में खा लूंगा। संभव है कल तक ठहरने का बंदोबस्त हो जाए तो चला जाऊंगा। मोहनदास ने हाथ बढ़ाया तो जॉन्स्टन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उसे खाना कमरे में नहीं खाना पड़ा। थोड़ी देर में स्थितियां बदल गई। जॉन्स्टन ने मेहमानों से बात की तो उन्होंने साथ खाने पर ऐतराज नहीं किया। कमरे में बंद रहने की बात उन्होंने हंसकर उड़ा दी। कहा, ऐसी शर्त आप कैसे थोप सकते हैं कि कोई बाहर ही ना निकले? तब तक तो ये जेल खाना होगा, होटल नहीं। दादा अब्दुल्ला के वकील बेकर अच्छे इंसान और उसके बारे में जानते थे। लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। इतना जरूर पता चला कि वकील होने के साथ साथ वो कट्टर पादरी भी थे। बातचीत वकालत और मुकदमे से खिसक कर कब धर्म चर्चा पर आ गई, पता ही नहीं लगा। दोनों की पहली बातचीत ही धर्म से शुरू हुई। ईसा को ईश्वर का इकलौता बेटा और तारणहार माने बिना कुछ नहीं हो सकता। परम शांति नहीं मिल सकती, बेकर ने जोर देकर कहा। मिस्टर बेकर, मैं जन्म से हिंदू हूँ। आपके धर्म का मुझे अधिक ज्ञान नहीं। मैं क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं समझता। अपने और दूसरे धर्मों का अध्ययन करना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है। आप धर्म को मानेंगे तो रंग भेद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने अपने खर्चे से गिरजाघर बनवाया। साउथ अफ्रीका जनरल मिशन का डायरेक्टर हूँ, पर रंग भेद नहीं मानता। कभी आएंगे तो मिशन के लोगों से भेंट होगी। लेकिन मिस्टर गांधी, बतौर बैरिस्टर मुकदमे वाले मामले में मैं आपका बहुत इस्तेमाल नहीं देखता। थोड़ा बहुत अनुवाद और कुछ तथ्य इकट्ठा करने के अलावा आपका कोई काम ना होगा, क्योंकि मामला पेचीदा है और कई काबिल वकील इसे देख रहे हैं। मुझे मालूम है, दादा अब्दुल्ला ने बता दिया था। इस समय मेरे लिए जरूरी सवाल यह है कि मैं रहूंगा कहाँ। आपने कोई मकान देखा है?
मकान मिलना आसान नहीं है, यहाँ रंग भेद बहुत है। हो सकता है ना भी मिले और आपको किसी परिचित वकील के यहाँ रहना पड़े। मैं एक गरीब महिला को जानता हूँ, ईशु की मर्जी होगी तो संभव है वो आपको कमरा किराए पर दे दे। घर की मालकिन भली महिला थी। ये जानकर कि मोहनदास मांस नहीं खाता, शाकाहारी है, उन्होंने खास तौर पर सब्जियां पकाई, परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया और वो जल्दी ही उनमें घुल मिल गया। नटाल में जो हैसियत दादा अब्दुल्ला की थी, प्रिटोरिया में वही स्थान सेठ तैयब हाजी मोहम्मद खान का था। उनके बिना कोई सार्वजनिक काम पूरा नहीं होता था। कोई हिंदुस्तानी मुसीबत में होता तो भागकर उनके पास आता। वो खुशी से सबको मदद करते। प्रिटोरिया में उनकी सहायता न होती तो मोहनदास हिंदुस्तानियों की हालत का अपना अध्ययन पूरा करने की बात सोच भी नहीं सकता था। हफ्ते भर की मुलाकात में उन पे घनिष्ठता हो गई। उसकी पहली सार्वजनिक सभा का आयोजन उनकी मदद से हुआ। तैयब सेठ उसकी बात से सहमत थे कि व्यापार के साथ सच का गठजोड़ बैठ सकता है। मानते थे कि परदेश में रहने वालों की जिम्मेदारी देश की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों के रहन सहन से हिंदुस्तान की करोड़ों जनता को नापा तौला जाता है। दूसरी ओर बेकर के दोस्त मिस्टर कोट्स थे, जो हिंदुस्तानी व्यापारियों की मुश्किलों पर काम कर रहे थे। ट्रांसवाल के कानून हिंदुस्तानी लोगों के खिलाफ थे। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। जमीनों से मामूली मुआवजा देकर बेदखल कर दिया गया। मताधिकार नहीं था और शहर में आने पर फीस लगा दी गई। वे फुटपाथ पर नहीं चल सकते थे और रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए परवाना लेना पड़ता था। मोहनदास को पैदल चलने की आदत थी। इस डर के बावजूद कि कानून तोड़ने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसने आदत नहीं छोड़ी। बल्कि कभी दूर चला जाता तो लौटते में रात के 10 बज जाते। कोट्स परेशान हो जाते। घर से मैदान तक उसका रास्ता प्रेसिडेंट स्ट्रीट होकर जाता था, जिस पर कोई खतरा नहीं था। प्रेसिडेंट खूगर वहीं रहते थे, सादगी पसंद थे। जगह जगह सुरक्षा गार्ड और संतरी तैनात रहते। मोहनदास अक्सर संतरी के बगल से गुजरता। दोनों एक दूसरे को देखते और रास्ता दे देते। लेकिन एक दिन गार्ड की ड्यूटी बदल गई। सिपाही ने उससे पटरी से उतरने को नहीं कहा, लपका और धक्का दे दिया। लात मुंह से चलाई, धकेल कर नीचे उतार दिया। कोट्स उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर उधर से जा रहे थे। इससे पहले कि मोहनदास सिपाही से उसके असभ्य व्यवहार के संबंध में कुछ पूछता, उसे कोट्स की आवाज सुनाई दी। मिस्टर गांधी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अफसोस है कि आप पर इस तरह आक्रमण किया गया। आप मुकदमा चलाना चाहें तो मैं गवाह बनने को तैयार हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मुझे मुकदमा नहीं चलाना है। मुझ पर जो बीतेगी उसके लिए मैं कभी अदालत नहीं जाऊंगा। सिपाही बेचारे को क्या मालूम कि कौन क्या है। उसके लिए सब काले लोग एक जैसे हैं। सबको पटरी से ऐसे ही उतारता होगा, इसलिए मुझे धक्का दे दिया। आप क्या सोचते हैं आप जाने। मेरा केवल इतना कहना है, इस बारे में फिर से सोचिए। इस आदमी को सबक मिलना ही चाहिए। सिपाही डच था और कोट्स ने उससे डच में बात की। उलाहना दिया तो उसने माफी मांग ली। मोहनदास ने उस दिन से वो रास्ता छोड़ दिया। सोचा बिना मतलब एक और मुकदमे में उलझने से बात बनेगी नहीं, ध्यान बटेगा। अभी उसका सारा ध्यान दादा अब्दुल्ला के मुकदमे पर होना चाहिए। मुकदमा छोटा नहीं था, 6 लाख रुपए का दावा था। बही खाते की गुत्थियां बहुत थी। सारा दारोमदार प्रॉमिसरी नोट पर था। बचाव सिर्फ ये हो सकता था कि नोट धोखा देकर लिखवाए गए और उनका पूरा मुआवजा नहीं मिला। दोनों पक्षों ने अच्छे से अच्छे सॉलिसिटर और बैरिस्टर नियुक्त किए थे। अदालत में आला दर्जे की बहसें होती थी, बाल की खाल निकाली जाती थी, लेकिन बात अगली तारीख पर टल जाती। फैसले होने की सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। वो मुकदमे पर जितना पढ़ता गया दिलचस्पी बढ़ती गई। इस सिलसिले में कई किताबें खरीदी और पढ़ डाली। नतीजा ये हुआ कि मुकदमे के तथ्यों पर उसकी पकड़ वादी और प्रतिवादी दोनों से अधिक हो गई। उसके पास दोनों तरफ के कागज पत्र थे। काफी पत्र गुजराती में थे, जिन्होंने उसे मामले की गहराई में उतरने में मदद की। उसे पिनकट के शब्द याद आए जो उन्होंने वकालत की नसीहत देते वक्त लंदन में कहे थे। कहा था, मुकदमा कोई भी हो, तथ्य 3/4 कानून होते हैं। हमेशा याद रखना, ये नियम कभी नहीं बदलता।
इसका समर्थन दक्षिण अफ्रीका के मशहूर वकील बैरिस्टर लेनार्ड ने किया। उनका कहना था कि मुकदमे में न्याय मुवक्किल की तरफ हो और कानून खिलाफ जाता दिखे तो तथ्यों को और जोर से पकड़ लेना चाहिए। गिरफ्त जितनी मजबूत होगी, कानून उसी अनुपात में आपकी तरफ झुकता चला जाएगा। गांधी, मैं एक बात जानता हूँ, अगर हम तथ्यों पर सही सही अधिकार कर लें तो कानून अपने आप हमारे साथ हो जाएगा। मुकदमे के तथ्यों पर नजर रखो, निगाह से ओझल ना होने दो। लेनार्ड की सलाह उसके काम बहुत आई, हालांकि ये सलाह किसी अन्य मुकदमे के संबंध में थी। दूसरी मुलाकात में उन्होंने कहा, मुकदमा हम जरूर जीतेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि मामला किस न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। दादा अब्दुल्ला के मामले में मोहनदास ने तथ्यों वाली बात को मन में उतार लिया। तथ्य मतलब सच्चाई। उसने सोचा और एक बार फिर मुकदमे के सारे कागज पलट डाले। वो आश्वस्त था कि अब्दुल्ला का पक्ष मजबूत है, कानून अटखेलियां जितनी करे अंततः उसे मदद करनी ही पड़ेगी। मुकदमे का एक और पहलू उसे बार बार परेशान करता, इस पर आने वाला खर्च। मानता था कि फैसला जो भी हो, जब तक आएगा दोनों पक्ष आर्थिक रूप से तबाह हो जाएंगे। वे एक शहर के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, तो क्या जरूरी है एक दूसरे की बर्बादी देखें? अदालत कहीं की हो, मुकदमे जब तक चाहो चलते रह सकते हैं। बेहतर हो इसके जल्द निपटारे का रास्ता निकल जाए। तैयब सेठ से अपने परिचय का फायदा उठाते हुए मोहनदास ने उनसे बात की, सुझाव दिया कि झगड़ा आपस में मिल बैठकर सुलझा लें। खर्च तो खर्च, इसका असर दोनों पक्षों के काम पर पड़ रहा है। अनायास दुश्मनी बढ़ती जा रही है। कानून की घुमावदार तंग गलियों से चलकर वे कहीं पहुंचने वाले नहीं है। तैयब सेठ आंख बंद करके बैठे रहे, उसकी बात सुनते रहे, बीच में बिल्कुल नहीं बोले। मोहनदास ने बोलना खत्म किया, तब भी नहीं बोले। कई पल के सन्नाटे के बाद उन्होंने आंख खोली, बदन में हरकत हुई। तुम मेरे वकील से मिल लो, तैयब सेठ ने कहा। उसे लगा रास्ता मिल गया है, ये सीधा इनकार नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, बहैसियत वकील मेरा काम झगड़ा निपटाना है। झगड़ रहे पक्षों रिश्तेदारों के बीच मेल करा देना है। कानून का असल उद्देश्य न्याय और शांति है, बर्बादी नहीं। सेठ मान गए कि बात आगे बढ़ाई जाए। दोनों पक्ष अपने यकीन के किसी व्यक्ति को पंच चुन लें, सारे तथ्य पंच के सामने रखे जाए, उसका जो फैसला हो दोनों स्वीकार कर लें। पंच चुनने में थोड़ा समय लगेगा। मोहनदास की जी तोड़ मेहनत से पंच की सुनवाई में तथ्य भारी पड़े। फैसला दादा अब्दुल्ला के हक में हुआ और तैयब सेठ ने निर्णय स्वीकार कर लिया। कई साल से अदालत में चल रहा मामला कुछ दिन में निपट गया। फैसले के अनुसार तैयब सेठ को 37,000 पाउंड और मुकदमे का खर्च दादा अब्दुल्ला को देना था। रकम इतनी बड़ी थी कि एक साथ अदा करना किसी के लिए भारी हो जाता। हवाइयां उड़ने लगती, दिवाला निकल जाता। ये स्थिति न आए, इसे भी मोहनदास ने अपनी जिम्मेदारी मान लिया। पोरबंदर के मेमन परिवारों में एक अलिखित नियम चलता था कि किसी मामले में अगर ऐसी नौबत आ जाए तो वादी प्रतिवादी मर भले जाए, किसी का दिवाला ना निकले, बर्बादी ना हो, ना घर लुटे, ना व्यापार नष्ट हो, क्योंकि तय की गई रकम एक दमड़ी कम नहीं हो सकती थी। सवाल था कि रास्ता क्या हो। हल ये हो सकता था कि दादा अब्दुल्ला बड़प्पन दिखाएं, सेठ तैयब को लंबी मोहलत दे दें और वे रकम किस्तों में चुका दें। पंच तय कराने में मोहनदास ने जितनी मेहनत की थी, उससे अधिक काम भुगतान की लंबी अवधि तय कराने में करना पड़ा। उसे भरोसा था कि दादा अब्दुल्ला उदार व्यक्ति हैं, मान जाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला आने तक दिल में धुकधुकी बनी रही। दादा पर पोरबंदर के मेमन नियमों का असर था और उन्होंने परंपरा नहीं तोड़ी, उसका आदर किया, सलाह मशवरा किया, सबकी राय ली और अंत में भुगतान का समय इतना लंबा मुकर्रर कर दिया जितना तैयब सेठ सोच नहीं सकते थे। दोनों पक्ष प्रसन्न हो गए, परिवारों की मान प्रतिष्ठा बढ़ी। पिट्रोरिया से लेकर पोरबंदर तक चर्चा हुई, अखबारों में खबरें छपी। मोहनदास ने राहत की सांस ली। उस रात कमरे में लौटकर उसने मुकदमे की फाइलें बंद कर दी, कागजात उलटकर रख दी। अब उनकी जरूरत नहीं। खिड़की खोली तो ठंडी हवा कमरे में दाखिल हुई, जैसे पूछ रही हो कि वकालत का सही काम क्या है, इससे तुम्हें क्या मिला। वकालत का असल काम दो पक्षों के बीच खुद ही गहरी खाई को पाटना है। हर इंसान में छिपे अच्छे पहलू की तलाश है, उसके दिल में जगह बनाना है।
मैंने इस मामले में आर्थिक तौर पर पाया भले कुछ ना हो, खोया भी कुछ नहीं, आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं गंवाई, मोहनदास ने कहा और सोने की तैयारी करने चला गया। ये देखा आपने कि जहां एक और आजकल के मुकदमों में खाई बढ़ती है, मामले लंबित रहते हैं, जिरह लंबी लंबी होती है, तारीखें लंबी लंबी पड़ती हैं, मोहनदास एक ऐसे आदमी जो अपनी जलालत झेलते हुए प्रिटोरिया पहुंचा था, और वहां भी जलालत झेली जब संतरी ने उसे धक्के देकर फुटपाथ से उतार दिया। उसने दो बड़े ही पैसे वाले और प्रतिष्ठित सेठों के बीच चल रहे काफी महंगे मुकदमे को मिनटों में निपटा दिया, सुलह करा दी, और सुलह दोनों पक्षों को मंजूर हो गई, सुलह की शर्त। तो ये मोहनदास के करिश्माई अंदाज का भी एक दृष्टिकोण आपको मिल रहा है, और किस तरह वो अपने बैरिस्टरी को चमकाते हुए, उसको निभाते हुए वहां हो रहे हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम से भी रूबरू हो गए। ऐसा नहीं है, सच उन्हें इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह रात में निकलने के लिए परवाने आपको लेकर निकलना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी, हिंदुस्तानियों पर तमाम शहरों में प्रिटोरिया को लेकर, और भी शहरों में प्रिटोरिया में भी प्रतिबंध थे, होटलों में साथ बैठकर खाने नहीं दिया जाता था, रात में बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो इस तरह के मामलों से मोहनदास रूबरू होना शुरू हो गए, और साथ में उनकी वकालत, जिसके लिए वो राजकोट से पहले डरबन और फिर वहां से प्रिटोरिया भेजे। अगली कड़ी में एक नए पाठ के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद।